नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ। मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का चुनाव होना है, इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। विवादित बयानों का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी एक बार फिर अपने विवादित बयानों में उलझ चुकी हैं और लगातार विपक्ष उन पर हमलावर हो चुका है। एक रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। बंगाल में अब चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस चरण में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही हैं। अब ओवैसी ने पलटवार करते हुए मोदी और ममता को एक जैसा बता दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बंगाल के मुस्लिम विकास चाहते हैं, न कि तुष्टीकरण। पीएम मोदी और ममता एक ही हैं। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि ममता ने बंगाल में दलितों को धोखा दिया है। टीएमसी को लगता है कि मुस्लिम उनका वोट बैंक है। मैं एक सांसद के रूप में नंदीग्राम आंदोलन का हिस्सा था और उन्होंने मुझे कई बार धन्यवाद दिया, लेकिन अब वह मुझे बीजेपी की बी टीम कह रही है। उन्हें गुजरात दंगों में चुप रहने के लिए कैबिनेट बर्थ के लिए सम्मानित किया गया। अब वह मंत्र जप रही हैं और आरोप लगा रही हैं। सब वोट के लिए नाटक कर रही हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर प्रचार करने को लेकर बुधवार को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने हुगली में एक चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपील करने के लिए ममता बनर्जी को ये नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने इस नोटिस में ममता बनर्जी को महज 48 घंटों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को हुगली में चुनाव रैली के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपील किया था। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षाश्री है, सामान्य वर्ग के लिए स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति है, अल्पसंख्यक समुदाय के मेरे भाइयों और बहनों के लिए एक श्री है और मैंने इसे बंटने नहीं दिया, न देने की अपील करती हूँ, जिससे भाजपा से पैसे लिए हैं। नोटिस में कहा गया कि चुनाव आयोग को भाजपा के प्रतिनिधि मंडल से शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 3 अप्रैल को ममता ने हुगली के ताराकेश्वर की चुनावी रैली के दौरान मुस्लिम मतदाताओं से कहा था कि उनका वोट विभिन्न दलों में न बंटने दे। ममता बनर्जी ने कहा था वह कई सांप्रदायिक टिप्पणी करता है, हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा करवाता है, वो भाजपा का प्रचारक है, साथी है। माकपा और भाजपा के साथी भाजपा से पैसे लेकर अल्पसंख्यकों के मत बांटने के लिए घूम रहे हैं, उन्हें ऐसा न करने दें। ध्यान रहे कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो बहुत बड़े खतरे में होंगे। नोटिस में बताया गया है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अपने हिंदू भाइयों बहनों से भी कहूंगी कि भाजपा को सुनने के बाद खुद को हिंदू और मुस्लिम में न बांटे। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने पाया है कि उनका भाषण जन प्रतिनिधित्व कानून और आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। स्मृति ने कहा कि ममता बनर्जी की गुंडागर्दी का जवाब जनता देगी और इस चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। स्मृति ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी दूसरे राज्य के लोगों को गाली देती है, उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से समर्थन भी मांगती है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो आपको बताते चलें कि लगातार पश्चिम बंगाल में घमासान मचा हुआ। ममता बनर्जी ने एक बयान कह दिया है, वहां की सियासत पूरी तरीके से पलट चुकी है। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। ममता का बयान फिर मचा है क्यों घमासान, आपको बताते चले। ममता ने मुस्लिम वोट बैंक को एकत्रित होने की सलाह दी थी और उसके बाद उनके इस बयान पर घमासान मचा हो। मुस्लिम वोट बैंक पर ममता की नजर है। अब आपको बताते चले एआईएम का भी इस पर बयान आ चुका है। राम का नाम बंगाल में आखिर क्यों मचा है संग्राम, इस नाम पर, धर्म के नाम पर आखिर पश्चिम बंगाल में घमासान क्यों मचा हुआ है। स्थानीय मुद्दों से अब जो है राजनीति उठकर वो धर्म पर क्यों आ गई है। आखिर विवादित बयानों का सिलसिला पश्चिम बंगाल में लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए राहुल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ साथ मनोज पंडित बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से देख रहे हैं स्थानीय मुद्दों से उठ करके अब धर्म पर पूरी तरीके से राजनीति आ चुकी है।
पश्चिम बंगाल की। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल पश्चिम बंगाल में ये सारी चीजें चल रही हैं। पूरे देश में सदा से, जब से देश लोकतंत्र बना है, आजाद हुआ है, तब से धर्म की राजनीति होती रही है। कभी कोई सेकुलरिज्म के नाम पे, कभी कोई अपीजमेंट के नाम पे, कभी कोई बोलता रहा है कि यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उन पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, कभी कोई कुछ बोलता रहा है। अब जो पॉलिटिक्स चल रही है वो बहुसंख्यक की पॉलिटिक्स चल रही है। बस पहले हम जिनको सेकुलर बोलते थे वो एक तरीका का अपीजमेंट था, और उसको अब जब वो लगातार अपीजमेंट चलता रहा और यहाँ के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बता दिया गया, उसके बाद जो एक नई डिबेट शुरू हुई कि भाई बहुसंख्यक कहां है वहां, तो बहुसंख्यकों की राजनीति की जो भाजपा ने उसको बुनाना शुरू किया। अब जब भाजपा ने बुनाना शुरू किया तो जो बहुसंख्यक है वो एकजुट होने लगे, और भाजपा की सरकार 2 बार बन गई, केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। तो अब जो ये एक नया ट्रेंड सेट हुआ है कि भाई जैसे ममता बनर्जी ने बोला है कि उनको चढ़ूंगी, तो वो 30% जो मुस्लिम वोट है वो उनको अपना मान रही है कि यहां से जो शुरू होगी बाकी औरों को कहीं और से शुरू करना पड़ेगा। देखिए, जब तक देखेंगे कि देश में ये पहले से चलती रही सारी चीजें हैं, और विकास जो है, विकास, शिक्षा और बाकी जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान वाली जो चीजें हैं, तो वो आप कहीं कहना ना कहीं चाहते हैं लगातार पहले भी प्रधानमंत्री पीछे ने जो छूटते रहे। रणनीति केंद्र में अपनाई थी वही अब पश्चिम बंगाल में अपनाने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो अलग रणनीति अपना रहे हैं, वो हर राज्य में वैसे ही अपनाते हैं। उनका एक स्ट्रेटेजी है लड़ने की। वो देखिए, वो बार बार बोलते हैं कि बीजेपी ने कभी ये नहीं छुपाया है कि हम सेकुलर हैं। बीजेपी ने ये नहीं बोला है। अच्छी बात ये कि वो खुल के बोलते हैं भाई हम ऐसी राजनीति करते हैं, आपको पसंद आए ठीक है, ना पसंद आए तो ठीक है। बीजेपी ने कभी ये नहीं बोला है कि हम भाई सेकुलर हैं और हम एक चेहरा छुपा के कुछ और कर रहे हैं। तो जो ये बीजेपी का जो ट्रेंड सेट हुआ है, लोगों को ये करती है, बोलती है कि भाई हाँ, हम इन मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। विकास भी एक मुद्दा है उसमें, लेकिन ये भी बहुत जरूरी मुद्दे हैं। देखिए, बीजेपी का जब से गठन हुआ है तब से वो लगातार भारत के सांस्कृतिकवाद की बात करते रहे, ये करते रहे। कभी वो रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए और हमारे जो पुराना गौरव था उसको लौटाना चाहिए, तो मुझे बात करते रहे। तो एक तरीके का सांस्कृतिकवाद या राष्ट्रवाद की बात कर लीजिए, जो अब जो राष्ट्रवाद चल रहा है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद पहले नहीं था, पहले भी राष्ट्रवाद, लेकिन जो बीजेपी एक नया राष्ट्रवाद लेके आई है, उसमें एक और शब्द जोड़ लीजिए, हिंदू राष्ट्रवाद। वो हिंदू राष्ट्रवाद जो बीजेपी लेके आई है, तो उसको निश्चित तौर पे फायदा मिल रहा है। और फायदा जो बीजेपी को इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो पुरानी हमारी पॉलिटिक्स थी, जो जिन्होंने पहले में या केंद्र में उन्होंने सरकार ऐसे चलाई है, उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की थी। जो वो अगर तो वो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करते तो आज बीजेपी इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन उन्होंने पहले वैसी पॉलिटिक्स कर चुके हैं वो, तो उसका फायदा जो है बीजेपी को मिल रहा है। नोटिस मिल चुका है चुनाव आयोग का, 48 घंटे में जवाब देने जा रहे हैं। नोटिस कोई पहली बार नहीं मिला और कोई आखिरी बार नहीं मिला है, लेकिन एक तरफा नोटिस ये आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ममता दीदी को नोटिस खड़े होकर के खुद करके जब बोला है कि अगर हम बोले तो क्या जब वो नोटिस मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने नाक को सीधा नहीं पकड़े, घुमा करके पकड़ा है। ठीक है, अभी ओबीसी की भाषण के बारे में आप बोल रहे थे, मुस्लिमों के लिए उन्होंने उनको नोटिस मिलता है, तो ममता जी ने बोल दिया तो उनको नोटिस मिल जाता है। ये एक तरफा कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई का विरोध भी करेंगे और जवाब भी सीधा देंगे। ईसी पर फिर से एक बार सवालिया निशान लगा रहे हैं कि हाँ ठीक है, ईसी ने जो है यहाँ पर भी भेदभावपूर्ण यही आपको दिख रहा है, आप भी पत्रकारिता एक बार कर रही जरा हैं, सा ममता बनर्जी का, ठीक है, हम करें तो संजय चक्रवर्ती जी, एक बार जरा सा ममता बनर्जी का जो प्रधानमंत्री ने कहा था, दोनों के बयान बताएंगे जरा सा। बिल्कुल, दोनों। ममता बनर्जी ने सबसे पहले क्या कहा था? ममता दीदी ने जो कहा था आपको भी पता है, मुझे पता है। नहीं पता, आप बताइए ना, मेरे दर्शकों को बताइए, वो समझ सकेंगे ना संजय चक्रवर्ती। वही तो कह रहा हूँ ना कि उन्होंने हिंदुओं के लिए बात की है, वो उन्होंने मुसलमानों के लिए बात की है। ममता बनर्जी ने क्या कहा है, पहले वो बताइए। देखिए, ये बात कर चुका है, दोबारा मुझसे क्या आप पूछेंगे। उन्होंने सिंपल वे से सीए, एनआरसी और इनके बारे में बात किया था कि अगर इनको दूर रखना है तो आपको एकजुट पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी का और हिंदुओं को भी वही बात कही थी कि आपको जो है ऐसे लोग जो है आपको लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, उनको आपको दूर रहना पड़ेगा। तो क्या बोला उन्होंने? ये बात सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने, अगर है और अगर एनआरसी से बटना है तो अपना वोट ना बटने दें, एकत्रित हो जाएं और इनको बिल्कुल ना दे। यही था बयान, क्या मैं सही हूँ संजय चक्रवर्ती जी? ठीक है, आप प्रधानमंत्री ने क्या कहा था जरा सा वो बताइए। आप प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि वो मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं 30%, अगर हमने कह दिया था कि हिंदू एक हो जाओ,
तो अभी इलेक्शन कमीशन का हमारे पास नोटिस आ गया होता। हाँ, ठीक लेकिन है। उन्होंने वो बात आप कह दी बात मत तो जाइए कह ना, दिया ना। सुनिए संजय चक्रवर्ती प्रधानमंत्री जी जी के मुंह से कह दी निकला और हुआ कहा, बात- इन दोनों बातों में फर्क होता है ना। नहीं, ममता कह बनर्जी ने दिया, बात उन्होंने कह दी, कह दिया। प्रधानमंत्री कह ने देने के कहा अगर बावजूद- मैं कह देता तो मेरे को ईसी का नोटिस आ कह जाता तो दिया, था। कहा कह तो दिया। दोनों बातों में फर्क है या भाई नहीं तो है? नाक सीधी नहीं पकड़ी, घुमा के पकड़ी ना, सिंपल बात है तो ये तो। ममता बनर्जी ने नाक सीधी पकड़ ली, घुमा के नहीं पकड़ी। बस वो वही बात है, दोनों में इतना ही फर्क है। उन्होंने सीधी पकड़ी, उन्होंने घुमा के पकड़ी। इसका मतलब कि लेकिन ममता ने हिंदू के बारे में बोला, की बात कही मुसलमानों उन्होंने। उन्होंने सिंपल बेसिक संजय चक्रवर्ती जी, इसका मतलब ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ मुस्लिम वोट बैंक एकत्रित हो जाए। मुस्लिम वोट बैंक नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आपने मुस्लिम तो वोट कहा बैंक सीधी के ऊपर नाक बात पकड़ी नहीं उन्होंने। की, बात नहीं की हाँ, जी। उन्होंने कहा कि सीए एनआरसी के बारे में बात की, उन्होंने ओबीसी जी के बारे में बात की। जो ओबीसी आज अभी मुस्लिम तुष्टिकरण और मुस्लिमों को एकता की बात कर रहे थे, हाँ। उनको कभी नहीं रक्षण हाँ, कभी नहीं मिलता। हाँ, वो लगातार बोलते चले आते हैं, लेकिन उनको कभी भी नोटिस नहीं मिलता। लेकिन ममता दी ने बोल दिया तो उनको इलेक्शन कमीशन का नोटिस में एक तरफा कार्रवाई होती है। ठीक है। मनोज पंडित जी, एक तरफा कार्रवाई की है ये कहना है संजय चक्रवर्ती ने। नहीं, एक तरफा कार्रवाई नहीं है, वो तो पूरा सिस्टम से बुना, उन्होंने पूरा प्लान करके उसको बताया। उन्होंने शिकायत हुई, जो चीजें हुई उस हिसाब से तो कार्रवाई करनी थी। नहीं कार्रवाई होती तो फिर कहते देखो चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर कार्रवाई हो गई तो वो कहते हैं कि बीजेपी के, तो ये तो इनका काम तो उंगली उठाना ही है। और देश को कौन विभाजित कर रहा है, ये आप मीडिया वाले लोग देख रहे हैं कि देश को विभाजित करने की स्थिति में कौन खड़ा हो गया यहाँ पे। अचानक जो 7 साल में देश का विभाजित हो लगा, अब इसके पहले देश विभाजित में लग गया है। नहीं तो आप लोग तो सदियों सीधे, से चलता चला आ रहा है। आप सदियों से लोग देश आप जो लोग है, क्या कर रहे हैं? आप लोग तो हिंदू सीधे, तब देश विभाजित कभी नहीं हुआ। आप लोग तो अब सीधे अचानक सीधे कह रहे हैं, अंग्रेजों दोनों ने 200 साल राज्य कर लिया, तब भी देश विभाजित नहीं जो हुआ। जो उसके पहले कानून सब आया, जो उसका कानून देश भारत विभाजित सरकार नहीं ने हुआ। बना हिंदू दिए, का इतना कमजोर हो गया क्या जो देश विभाजित मेरे हुआ भी है? तो जो कानून हिंदू- भारत सरकार ने हिंदू बना इतना दिए, कमजोर है, आप मैं उन भी तो कानूनों के हिंदू हूँ। खिलाफ जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं आप उन जनता कानूनों के खिलाफ जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं बहुत पहले बार बोला हूँ कि 2014 से पहले ये तो क्या 2 है, तारीख देश को मुझे खतरे में था क्या? पता चल जाएगा। जी, 2014 से पहले देश खतरे में नहीं था। ये 2014 के बाद से खतरे में है, और हर छठे वाली बात खतरे में। जैसे चुनाव आती है देश खतरे में आ जाता है। ठीक है। संजीत जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ममता बनर्जी को ईसी का नोटिस मिल चुका है। जी, मेरा ये कहना है कि चुनाव में पिछले बंगाल के जो अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें केवल ममता जी ने ही गलती की हो ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता और नेताओं ने विभाजनकारी बयान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इलेक्शन कमीशन की हिम्मत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ नोटिस, यही सिमिलर कार्रवाई करके दिखा सकती है क्या? ऐसा नहीं। बहुत सही। वजह यही है कि क्योंकि अगले ही दिन वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, क्योंकि जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से ब्रीफिंग ले भाजपा के खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं सकती है। तो इसलिए मेरा आरोप है चुनाव आयोग के ऊपर कि आप भाजपा से ब्रीफिंग लेते हैं और बदले की कार्रवाई करते हैं। ठीक है। स्वीकार करना पड़ेगा और गंभीरता से विश्लेषण करना पड़ेगा। क्यों नहीं सिंगल विश्लेषण करना पड़ेगा? तो हम राहुल जी से ही जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। इससे पहले ईवीएम पर तो खैर पहली बार है पश्चिम बंगाल में खास करके कि इसी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, भरोसा ही नहीं है। देखिए, भारत का लोकतंत्र एक ऐसे दौर में पहुंच गया था 2014 से पहले, जब कोई सरकार ये या कोई पार्टी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि पूर्ण बहुमत 2 बार एक पार्टी की सरकार रिपीट हो जाती है। एक 2014 2019 में भी आ जाती है और बहुत सारे राज्यों में चुनाव जीतती है। तो निश्चित तौर पे ये भारत की राजनीति में एक अलग दौर है। तो अलग दौर में लोग क्या करते हैं उसको देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, या और भी जो लोकतांत्रिक देश हैं वहां देखेंगे, तो अब भारत का जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो वर्ल्ड में माना जाता है, उसकी एक प्रतिष्ठा है। लेकिन जब भारत के लोग ही उस पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तो ये
दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के लोग उस पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज मेरा सुन ले, पहले पूरा सुन ले। ये गलत है क्या? नहीं एक मिनट नहीं, संजय पहले जी, पूरा सुन लीजिए, आपको सुन बाद में रहे मेरा थे। कैरेक्टर राहुल जी असैसिनेशन किसी कर दीजिए, मेरा पूरा सुन संजय जी, लीजिए। वो देखिए, राजनीतिक पहले मेरा विश्लेषक है, पूरा किसी सुन पार्टी से ले। संबंध जब नहीं आपको रखते। मेरा एक कैरेक्टर उनकी असैसिनेशन बात आप बाद पूरी में होने कर सकते दीजिए। हैं। ठीक है राहुल जी, संजय दिक्कत- चक्रवर्ती जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, राहुल जी, बात पूरी दिक्कत क्या है ये कि जब एक सरकार या एक पार्टी कमजोर हुई, जिन्होंने ये तो उन्होंने उनको सबसे अच्छा लगा कि भाई एक संस्था पे आप सवाल खड़ा कर दें, जिसको अपने वर्ल्ड में एक उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दें। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जब आप इलेक्शन कमीशन पे हमला करते हैं तो इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भारत को कमजोर करते हैं। और भारत कमजोर होगा तो फिर ये नहीं है कि सबकी भलाई है उसमें या कुछ लोगों की भलाई है, किसी की भी भलाई नहीं है। जो लोग भारत में रहते हैं, भारत एक कमजोर होता है। और भारत को आप देखिए, सब देश ने इमरजेंसी का दौर भी देखा है, और ये जब इमरजेंसी लगी थी तो सब जानते कि पार्टी ने लगाई थी। लेकिन अब सबसे ज्यादा बात ये कि जो खुद बुद्धिजीवी बनते हैं, और तथाकथित बुद्धिजीवी कहूंगा मैं, वो बार बार इलेक्शन कमीशन पे कोई निर्णय सवाल उठा देते हैं, और सवाल उठाने के बाद फिर पता नहीं कहां दिखाई देते हैं। एक अवार्ड वापसी गैंग आया था, भाई ऐसा हो रही है, वो हो रही है, वो हो रही है। तो इस देश में बहुत सारी चीजें ना मैन्युफैक्चर्ड चल रही हैं, और ये इस देश की सरकार के खिलाफ और इस देश के खिलाफ लगातार साजिश। लेकिन ये जमीन पे जाके देखें ना भाई, जनता का मूड किधर है, जनता क्या चाहती है। अब वो पॉलिसीज क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते हैं कि जनता आपकी तरफ आए। तो बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत खूब कहा आपने, उन्हें टैग भी दे दिया। राहुल जी ने कहा पर सवाल खड़े हो जाते हैं अगर आप इसी पर सवाल उठाते जाकर। बस संजीत जी आपके पास आ रही है, एक मिनट। संजय चक्रवर्ती जी, लोकतंत्र को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखी थी। मैं अगर कार्रवाई करती है तो विश्व में जो है इसका मैसेज नहीं जाता है। आप ये बताइए, जय श्री राम का नारा जो है ये किसका है? ये जय श्री राम भगवान है ना, ये भारत का नारा है, भगवान का नारा आप भी लगा सकते हैं। क्या इस नारे को पेटेंट कर लिया है क्या बीजेपी ने? आप मुझे बताइए, क्या नारा किसी ने पेटेंट कर लिया है? ये पेटेंट हो गया नारा कि हम ही लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे? मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये जो हर हिंदुस्तान बोलने दीजिए, ठीक है मनोज जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ संजय चक्रवर्ती जी, ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, बात पूरी करिए, बोलिए। मैंने उंगली उठाई थी इसलिए केवल। देखिए, पहले बात है कि जय श्री राम का नारा ये विशुद्ध रूप से, इसको मुस्लिम नहीं बोलेगा, इसको ईसाई नहीं बोलेगा, इसको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन पूरी तरीके, हाँ जी, टीएमसी भी नहीं बोलेगी। टीएमसी, अरे हिंदू होगा तो नहीं, हम लोग बोलेंगे, हम जय श्री राम क्यों बोले? हम राम राम बोल सकते हैं, हम श्री कृष्णा बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे ऊपर हम नारा ले लेते हैं, नारे के ऊपर जो है हम प्रोलाइज नहीं करते हैं। लेकिन आज तक क्या किसी इलेक्शन कमीशन ने किसी भी को भी जो है एक नोटिस दिया? किसी को नोटिस, ये मैसेज नहीं जा रहा क्या कि आप केवल हिंदुओं के लिए जो है आप केवल जय श्री राम कोई जाकर के, कोई बड़े से बड़ा नेता जाकर के मंचों में चिल्लाता रहता है जय श्री राम का। अरे मंदिर बन रहा है क्या जो आप जो है वहां पर जय श्री राम के नारा दे रहे हैं? या विकास के बारे में बात नहीं करता, लेकिन इलेक्शन कमीशन आंखें मूंद करके बैठा हुआ है। आज तक किसी को नोटिस नहीं दिया गया। ममता दीदी ने एक बार बोल कर दिया, उनको नोटिस पकड़ा दिया गया। ये टोटल एक तरफी, एक पक्षीय कार्रवाई है, इसको मानना पड़ेगा। कार्रवाई हो रही है, जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन खुद ही जब जाकर के केंद्र सरकार के साथ वो लेता है, तो फिर आप उसको कार्रवाई को कैसे कर सकता है? ठीक है मनोज पंडित जी जवाब दीजिए, उसके बाद संजीत जी आपके पास आ रही है। भारत की छवि बुद्ध, ठीक है संजय जी। मनोज पंडित जी, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे देश की, पल्लवी जी, हमारे देश की छवि जो बाहर और कंट्रीज में हमारे देश की छवि है, उस छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। कोई भी आप बताइए कि चुनाव आयोग आएगा ना, या कोई और ऐसी संस्था है जो चुनाव कराएगी? इनको उसी पे भरोसा नहीं है। ये सबकी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे। अगर कोई इनके पक्ष में बात हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर विपक्ष में बात हो जाए तो बीजेपी करा रही है। ये कोई तरीका नहीं है। आप कोई भी स्टेटमेंट और उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो आपके ऊपर, तो ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। जैसे के बारे में बात करें सर। ठीक है संजय जी, संजीत जी कुछ कहना चाहते हैं। संजीत जी बताइए ना, मैं एक मिनट आपके पास आ रही है संजय जी, संजीत जी की बात। मेरा राहुल जी से एक प्रश्न है। राहुल जी, आप राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, क्या आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व द्वारा क्या आचार संहिता का उल्लंघन बंगाल के चुनाव में नहीं हुआ है?
तो किस प्रकार नहीं, तो मैं बताऊंगा किस प्रकार हुआ है। कृपया एक बात बता दीजिए। देखिए, अगर जो उल्लंघन हुआ है आचार संहिता का बंगाल के चुनाव में, तो आप जा सकते हैं, टीएमसी जा सकती है, इलेक्शन कमीशन ये थोड़ी कि भाई दरवाजा टीएमसी के लिए या और पार्टियों के लिए। ऐसे थोड़ी है कि अगर जो जाएगा आप लेके जाइए शिकायत, आप अगर जो आपके पास प्रूफ है तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। ऐसे नहीं हो सकता, अगर जो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट है आपके पास, कि आप आके सीधे एक बहुत जो श्रेष्ठ संस्था इस देश की, आप उसका करेक्टर असेसिनेशन कर जाए कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के ऑफिस जाके ब्रीफिंग लेता है। आप क्या बोल रहे हैं? आपने सोचा नहीं बोलने से पहले जो इलेक्शन कमीशन के चीफ है वो बीजेपी के ऑफिस जाके ब्रीफिंग लेते हैं? कहां देखा है आपने? कहां देखा है बताइए, एक फोटो दिखा सकते हैं आप जब वो ब्रीफिंग ले रहे हैं बीजेपी के नेताओं से? तो आप एक ऐसी जो श्रेष्ठ संस्था इस देश की और पूरे वर्ल्ड में उसको माना जाता है के जो यहाँ चुनाव अधिकारियों को पर्यवेक्षक बना के अपने चुनावों में बुलाते हैं, उस पे आप एकदम उस पे सवाल खड़े कर देंगे और आपसे कोई सवाल भी ना पूछे फिर? मेरा आपसे कहना है और कहना चाहता हूं कि किसी भी संस्था की गरिमा व्यक्ति के द्वारा बढ़ाई और घटाई जाती है और व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उस संस्था की गरिमा को किस प्रकार ऊंचा किया जाए। मैं नाम लेना चाहता हूं, अपने काल के दौरान चुनाव आयोग जो प्रतिष्ठित हुआ, उन्होंने अपने स्तर से काम किया और उनका एक मशहूर वक्तव्य था कि मैं पैर की पोछादानी नहीं हूं कि जो चाहे पोछ कर चला जाए। मैं आपसे राहुल जी, मैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों का जो इलेक्शन का जो डाटा था, इलेक्शन की जो तिथि थी, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहले रिलीज हुआ और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बाद में हुआ। थोड़ा मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूं, मैं आपको बता दूं संजीव जी, राहुल जी ने शायद ये कहा है कि कई बार बीजेपी शिकायत लेके गई ईसी के पास, बीजेपी ने शिकायत की, ईसी ने एक्शन लिया। राहुल जी का कहना है कि अगर किसी पार्टी को प्रॉब्लम है, अगर किसी पार्टी को प्रॉब्लम है, सुनिए ना, आप टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं ना, सुनिए, अगर किसी पार्टी को प्रॉब्लम है तो वो ईसी के पास शिकायत लेके जा सकता है। अगर ईसी नहीं करती है कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट है, अगर दोनों नहीं करते हैं तो आप खड़े कीजिए। यही कहा है ना राहुल जी आपने। दो सवाल खड़े कर सकते हैं कि देखिए ये हो सकता है किसी पार्टी के या किसी नेता के इशारे पर कर रहे हैं, पहले ही सवाल खड़े कर देना। बीजेपी शिकायत लेके गई थी ना, उसके बाद इसी ने एक्शन लिया। बात कहना चाहता हूं, एक ऐड करना चाहता हूं लास्ट। मेरा ये कहना है कि तमाम विपक्षी दल, और आज नहीं, जब से विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, वह तभी उस दिन अपने किसी न किसी क्षेत्र में चुनावी भाषण रखते हैं जिस दिन चुनाव होता है। संजीत जी, सवाल ये, क्या टीएमसी या कांग्रेस को, क्या आपको ईसी ने रोका कि मेरे दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हो चुके हैं? क्या ईसी ने रोका संजीत जी? नहीं संजीत जी, पहले जवाब दीजिए। क्या ईसी ने रोका है कांग्रेस को कि मेरे दरवाजे बंद है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है टीएमसी और कांग्रेस को? इसका यह जवाब नहीं है। इसका आपके सवाल का जवाब, मैं सिर्फ जवाब लेना चाहती हूं, मैं जवाब नहीं दे रही हूं, मैं सवाल पूछ रही हूं क्योंकि आपने सवाल किया था, राहुल जी ने जवाब दिया, आप उसे समझने की बजाय उसे तोड़ मरोड़ रहे हैं, इसलिए मैं समझना चाहती हूं क्योंकि आपने कहा कि इसी इशारे आप कांग्रेस का स्टैंड नहीं रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप टीएमसी का स्टैंड रख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस के लिए ईसी के दरवाजे बंद हैं? हो सकती है। सुनिए ना संजीव जी, क्या ईसी के दरवाजे बंद है कांग्रेस के लिए? क्या ईसी के दरवाजे, क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद है ईसी के कांग्रेस के लिए? भारत के जनमानस का स्टैंड है ये। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 मिनट मौका दे दीजिए, मैं अपनी अगर एक सेकंड में एक क्वेश्चन पूछूं, क्या इलेक्शन कमीशन स्वयं संज्ञान नहीं लेता है? मत बैठिए ना, पहले संजय जी की बात पूरी होने दीजिए। संजय जी कमाल कर रहे हैं, संजय जी बात पूरी करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन के यहाँ शिकायत करके ही इलेक्शन कमीशन से उन प्रश्नों के ऊपर उत्तर देगी जो शिकायत ही होगा? इसका मतलब आप नौकरी कर रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं है आप। आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर और आप ये सवाल जायज दी जा रही है। ठीक है, संजीव जी चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की ड्यूटी भी इलेक्शन कमीशन ही निभाए। ठीक है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है
पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ जिम्मेदारी है इस देश में या नहीं है? आरोप सिर्फ लगाना है ना धर्म जिम्मेदारी। खेल के वोट बटोर लेना, ठीक है, कहीं संजय चक्रवर्ती मुस्लिमों से हमारी शुरुआत होगी, कहीं कुछ होगा, कभी मंदिर मंदिर जाके। ये देश 1947 में आजाद हुआ था, पहला भ्रष्टाचार 1947 में ही हो गया था, जीप घोटाला। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, या इसी शिकायत भी नहीं कर सकते? ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वही बात जो अभी प्रवक्ता जी ने बोला है, मैं वही संजीव बात जी को ने जो रिपीट बोली करता उससे हूं। आप जी हाँ, इत्तेफाक रखते हैं। मैं बिल्कुल रिपीट करता हूं कि क्या स्वयं संज्ञान नहीं ले सकती? हर चीज को शिकायत करना जरूरी है कि आंख पट्टी कानून की तरह आंखों में पट्टी बांध के रखा हुआ है, खटखटाएगा तभी जाके वो शिकायत बिल्कुल, लेंगे। 8 चरणों में निर्णय लिया इसी ने चुनाव करवाने का, उस पर आपत्ति हो गई, शिकायत नहीं है। राहुल जी, मैं सीधा आपके पास आती हूँ, शिकायत करते ही इसी पर भरोसा नहीं है, 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं इसी पर भरोसा नहीं है, शिकायत लेके इसी के पास जाना भी नहीं है, जाना भी है लेकर के, लेकिन भरोसा नहीं है। इसी क्या करे आखिर राहुल जी? देखिए, ये ना ये बड़ी विषम और विकट स्थिति पैदा हो गई है भारत में। एक तरफ जब पिछले ये विधानसभा बंगाल में होते 7 चरणों में हुए थे, इस बार 8 चरणों में, एक चरण बढ़ गया तो पता नहीं क्या क्या उसके पीछे क्या क्या बवाल मचा कि वो है। और जैसे कि संजीव जी ने बोला कि बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने वो पहले डेट अनाउंस कर दी, ये कर दी। बहुत सारे, जैसे मैं कहीं बैठ के मैं एक स्पेकुलेशन कर सकता हूं कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, कई बार तुक्का लग जाता है, सही हो जाता है, और कई बार भी होते हैं पत्रकारों की, भाई तब चुनाव हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे चलती हैं और उसको ही पकड़ के बैठ गए अभी तक बहुत सारे विपक्ष के नेता। दूसरी चीज देखिए, ईसी के साथ दिक्कत ये है कि ईसी को कोई भी सवाल खड़े करके चला जाता है और जवाबदेही नहीं है। आप अब कुछ बोल दीजिए, कोई जवाबदेही नहीं है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि वहां से ब्रीफिंग लेता है लेकिन फोटो रिलीज नहीं करेंगे। ईसी ब्रीफिंग लेता है तो फोटो रिलीज कर दीजिए, आप भाई ये ब्रीफिंग ले रहे हैं ईसी चीफ। तो और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खड़े हुए जब बीजेपी 2014 में जीती, उसके बाद से ईवीएम पे सवाल खड़े हो, और जैसे ही जीतती है बीजेपी, कमाल की बात है, ईवीएम पे सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे विपक्ष की पार्टी जीतती है, ईवीएम बिल्कुल ठीक है। बाकी कमाल की बात यह है कि वही ईवीएम जब बहुत अच्छी होती है और जैसे ही विपक्ष हार जाता है कोई इलेक्शन, तो वो ईवीएम बहुत खराब हो जाती हैं और वो हैक हो सकती हैं, वो विधानसभा में हैक हो सकती हैं। और तो और देखिए, आप एक पार्टी को, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, इस चीज की भी दिक्कत है कि भारत ने कोविड की जो वैक्सीन उनको निर्यात क्यों कर रहा है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनके लिए यह भी मुद्दा है कि अपने लोगों के लिए नहीं लगाई जा रही है, जबकि भारत में भी लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इस देश में ना इशू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जब कुछ नहीं होता है कर दिए जाते हैं कि भाई चर्च पे पत्थर फेंके गए, शीशे तोड़े गए। वो जब 2014 में सरकार आई थी, उसके बाद ये मामला है। इतने सारे फेक इशू इस देश में क्रिएट किए गए। अगर जो आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को एकत्रित करने की बात जो ममता बनर्जी चारों तरफ से अगर देखा है, तो ममता बनर्जी अपने ही बयान में घिर चुकी हैं। देखिए, दिक्कत यह है कि वहां जो वो फुरपुरा शरीफ वाले जो हैं, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जो कुछ भी डैमेज करते हैं तो सीधा टीएमसी को डैमेज होता है। 7 सीट पे ओवैसी लड़ रहे हैं, ओवैसी जो डैमेज टीएमसी को होता है। तो ममता बनर्जी ये कहना चाह रही है, अगर जो बीजेपी को मुस्लिमों को दूर रखना है बंगाल से, तो एकजुट होके वोट डालिए, 30% पूरा 100% मतदान करिए ग्राम प्रधान की तरह, और फिर 30% के बाद हम शुरू करेंगे बाकी और वोट आएंगे। ममता बनर्जी ये कहना चाह रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे कई ऐसी वीडियो मैंने देखी है कि मुस्लिम भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, थोड़े बहुत जो भी कर रहे हैं। तो ये भी चिंता की बात है कि मुस्लिम भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो ये दिक्कत हो गई है। देखिए, बंगाल में सरकार किसी की भी बने, देखिए संजय जी सरकार किसी की भी बने, है ना, लेकिन बार बार कभी जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे, उस पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए, ईसी पे सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। आप इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर जो लोकतंत्र कमजोर होगा, जो आज राजनीतिक पार्टियां हैं और ये राजनीतिक घराने, इन्हीं को नुकसान सबसे ज्यादा होगा। ये इस बात को कैसे आप प्रूव करेंगे कि मुस्लिम ने वोट किया या हिंदू ने वोट किया? किस तरीके से आप प्रूव करेंगे? आपके पास कोई फोटो है? इतनी सीक्रेट जानकारी आप कैसे दे रहे हैं कि जो है क्या मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं कर सकते? मैंने क्या बोला? स्पेकुलेशन नहीं बोला मैंने। क्या मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते या कर नहीं सकते? करने की बात नहीं, आप ये कैसे बोल रहे हैं दावे के साथ? कैसे? मैंने ना दावे, इसमें दावे डिबेट में मैं कोई प्रूफ लेके बैठा हूं, डिबेट में प्रूफ लेके बैठा हूं, स्पेकुलेशन करूंगा। आपको हिंदू वोट कर रहे हैं, आप बताइए, आपको हिंदू वोट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, हमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वोट करें, लेकिन
सकते हैं, आप कर रहे हैं, कैसे दावे के साथ कह सकते हैं आप? ये आपने संजय जी, आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं सब कर रहे हैं आपको वोट? ऐसी बात करते हैं, बचकानी बात करते हैं। इन्होंने कहा ना, अभी इन्होंने कहा, लेकिन हमने देखा है, अभी इन्होंने कहा कि इसी जो बिना तथ्यों की बात करने का कोई मतलब नहीं निकलता संजय जी। हर चीज का तथ्य आवश्यक है। अगर हम कोई बात बोलते हैं वो जिम्मेदारी के साथ बोलनी चाहिए आपको। आप बिना जिम्मेदारी के कोई बात बोलते हैं तो उसको कोई मतलब। मैं जवाब दे दूं? नहीं, संजय चक्रवर्ती जी से सवाल है, जवाब भी वही देंगे। आप कांग्रेस के नेता हैं संजीत जी, संजय चक्रवर्ती जी, जी जवाब दीजिए। बोलिए। अगर यहाँ पर आपने कहा कि राहुल जी ने की, क्योंकि कोई पैरामीटर तो सेट होता नहीं है कि इतने वोट जो हैं ये मुस्लिमों ने किए हैं, इतने वोट हिंदुओं ने किए हैं, ऐसा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं जाकर के। अगर ये सुनिए ना, अगर उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा, अगर नहीं, तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं ठीक कि है, आपके मुंह से भी निकल सकती हैं आधारहीन फ्लो में। बात, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये नहीं है कि बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के सर्वोच्च संस्था को सीधे सवालिया घेरे में आप खड़े कर। चुनाव में वोट डालना एक अलग चीज है और ये तो खुलेआम है। हमने सिर्फ एक क्वेश्चन आपने देखा संजय चक्रवर्ती जी, आपने जो भी राहुल जी से कहा, क्या आपने देखा, सुनिए ना मेरी बात, क्या आपने देखा कि वहां मुस्लिम जो है वो किसे वोट कर रहे हैं, यही आपने सवाल किया ना। तो क्या आपने देखा कि गृह मंत्री ने इशारा किया हो जाकर के, या गृह मंत्री ने कुछ कहा हो जाकर के कि हाँ इसी आप हमारे इशारे, अरे जय श्री राम मैं पूछ रही हूँ, आपने देखा गृह मंत्री को? आपने देखा? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के इशारे पर इसी काम करता है। आप सवाल जवाब दीजिए सिर्फ कि अगर राहुल जी की बातों में कोई तथ्य नहीं है, अगर उनकी बातों में सबूत के आधार पर उन्होंने ये बात कह दी है, तो आप टीएमसी के पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसके आधार पर वो ये कहती है कि इसी गृह मंत्री के इशारे पर काम करती है? देश की सर्वोच्च संस्था, ये दुनिया देख रही है, ये दिख रहा है। श्री राम का नारा, ये जो अगर भाजपा ले रही है कि अभी तक किसी एक नेता, एक कार्यकर्ता को नोटिस मिला, एक नेता 7 साल में एक भी नेता को जय श्री राम नारे के ऊपर आपको नोटिस मिला? साल में तमाम चुनाव हो चुके हैं, लेकिन नेता एक भी किसी को चुनाव का नोटिस नहीं मिला है। लेकिन अगर यही तो दिक्कत, प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है कि जो है वो प्रश्न भी करते हैं तो हो जाते हैं जो है हम का जवाब नहीं है आपके पास, सवाल का जवाब नहीं है। एकदम सही बात बता रहा हूँ कि वो कभी करते हैं तो चर्चा नहीं होती और हम आवड़ते तो हो जाते हैं। सबूत क्या है? हमने सिर्फ बात है कि अगर हिंदुओं का नारा जो है वो लगा 7 साल से कंटिन्यू हर चुनाव में करती है टीएमसी, या कोई तथ्य है तो तथ्य सामने रखिए पहले तो। हमारे यहाँ पे पहली बात तो ये बता, हम कौन सा ऐसा जो है धार्मिक नारा हम लोगों को धार्मिक नारा लेके हम लोग बताते हैं। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप उसका जवाब दे नहीं रहे। कोई एक धार्मिक नाम का आप नाम ले रहे जाके। मनोज पंडित जी, तथ्य नहीं, आधार नहीं, सबूत नहीं, इसी पर सवाल है निशान क्यों? पल्लवी जी, किसी की तरफ बहुत आसान है। अब चूंकि ये बौखलाहट इनके सामने आई है, जो ऑडियो वायरल हो रहा है पूरा देश देख रहा है। आप देखिए उस ऑडियो में सारा खनन वाला काम, कट मनी चीजें सब चल रही है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। पीएम ने अपने भाषण में दीदी के बारे में जो बोला वो पूरे देश ने सुना, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। सिर्फ चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों कर दी, सिर्फ इसी चीज के ऊपर जवाब है कि चुनाव आयोग ने हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों कर दी। अरे भाई आप जब ये देश को बांटने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो संस्थाएं हैं वो कार्रवाई करेंगे। कब तक चुप बैठे रहेंगे, कब तक कार्रवाई नहीं करेंगे? ठीक है, जवाब मिला संजय। 2000 से देश बट नहीं रहा था पहले और अब अचानक संजय जी जुमला है आप लोगों का। आप देखिए जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो की शायद आपको जानकारी नहीं है। आप देखिए वो ऑडियो क्या बोल रहा है, उसमें एक एक चीज पिछले 10 साल में जो जिसने बंगाल को लूटा है ना, उसकी पूरी की पूरी जानकारी उस ऑडियो में करते हैं। लोगों हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल तरीका आप लोगों का हमेशा से फिट बैठता है, लेकिन अब नहीं बैठेगा। 7 साल में केंद्र देख लिया है कि वो कितनी सक्षम है, क्या कर सकती है, और इसका जवाब आपको इसी चुनाव में
आपको सिर्फ ठीक है, 5 राज्यों संजीव को जी जवाब कुछ कहना मिलेगा। मैं चाहते केवल हैं, ठीक बंगाल है। की बात नहीं कह ठीक रहा है, हूँ, संजय सिर्फ जी। 5 ठीक है, राज्यों को जवाब की बात एक कर रहा हूँ कि आपको सब में जवाब मिलेगा। ठीक है संजय, हाँ संजीव जी। अभी तक ये चर्चा हो रही थी कि क्या सबूत है। मैंने एक सबूत आपके सामने में रखना जी, चाहता जी, हूँ। असम में जो ईवीएम पकड़ी गई, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के गाड़ी में, उसका कैंडिडेटशिप कैंसिल नहीं होगा। संजीव जी सुनिए मेरी बात, क्यों नहीं अगर होगा? आप यहाँ पर क्यों असम नहीं का होगा? जिक्र इसलिए करेंगे नहीं ना, होगा क्योंकि तो वो जिसका भाजपा आप का अभी तक कैंडिडेट पक्ष है। रख रहे थे वो सवालों के घेरे में आ जाएगा। वो भाजपा टीएमसी के का नेता के घर के कैंडिडेट बाहर संजय वो चक्रवर्ती जी कैंसिल जवाब इसलिए नहीं ढूंढने होगा लगेंगे कि अभी जाकर भाजपा का के। कैंडिडेट अरे है। जितनी देर तक आपने ये कह तो दिया असम में वहां पर उनकी गाड़ी में मिली थी, उसके बाद इसी का बयान भी सामने आया, अधिकारी भी क्या निकाल बयान दिए आया? गए, सस्पेंड कर दिए गए। तो आपने सवाल किया जो सस्पेंड सबूत दिया कौन है, कर दिया गया? संजय मास्टरमाइंड चक्रवर्ती को जी कुछ इसका नहीं जवाब हुआ। दीजिए। असम मास्टरमाइंड को में कुछ एक नहीं बीजेपी हुआ। कार्यकर्ता के मास्टरमाइंड को घर कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में ईवीएम मिली थी, हालांकि क्या इसी ने उसका भाजपा जवाब दे की दिया, कैंडिडेटशिप लेकिन उसके कैंसिल बाद की उन गई? 4 ईवीएम जो कैंडिडेटशिप टीएमसी के कैंसिल हुई कहा, ठीक है भाजपा संजीव भाजपा जी लीडरशिप आपने का। बहुत बेहतरीन सवाल किया और जिसका पक्ष रख रहे थे उस पर सवाल खड़े कर दिए। संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए संजीव जी की बात का। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो गाड़ी ईवीएम मिला है वो बाकायदा चुनाव होने के बाद, गाड़ी का नहीं, असम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पश्चिम क्यों बंगाल की बोलेंगे? बात हो अरे रही है। अरे आप पश्चिम बंगाल की बात हो जब रही है, कोई चीज मिली हुई है तो दोनों को जोड़ करके बात करनी पड़ेगी। नहीं, वो इसी पर चुनाव सवाल उठ रहे हैं। और अगर यहाँ की बात ही मैं कर रहा हूँ, ये किसी तरीके से ये प्लान किया गया है। का जिक्र किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता की गाड़ी में ईवीएम मिली थी, इसी का बयान आ गया था, अधिकारियों पर गाज भी गिर गई थी। आप जवाब अब ये दीजिए कि क्या कर रही थी, क्या ईवीएम वो आखिर कर क्या रही थी टीएमसी के कार्यकर्ता के घर के बाहर, क्या कर रही थी? आपको पता भी होगा, बहुत सारे ऐसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई भी चीजें प्लान की जाती है। अच्छा, ये आप टोटल प्लान जो की है किया गया है। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप संजय चक्रवर्ती जी? कोई जवाब नहीं प्लान बचा। किया संजीव जी ने टोटल प्लान किया आपको हुआ चारों है। तरफ से घेर लिया गाड़ी है में क्या? किसी चलती हुई आप गाड़ी में जवाब ईवीएम मिलना वो नहीं, प्लांट आप सिर्फ नहीं होता जवाब है, दीजिए। उसमें बाकायदा क्या चुनाव कर आयोग रही के थी मेंबर भी बैठे हुए। टीएमसी के कार्यकर्ता के घर के बाहर 4 ईवीएम क्या कर रही थी, ये बताइए आप एक बार फिर से कहिए ना कुछ। अच्छा ये बताइए कैसे पता चला वो मैं बाहर क्यों भी है, बताऊं? 4 ईवीएम है? मैं क्यों बताऊं? चार ऐसे तो ये बाहर भी का कह है कि सकते अंदर हैं होगा? मनोज पंडित जी, अंदर होगा तो कैसे अगर पता चला? कैसे पता कैसे चला कि पता चला? टीएमसी के बाद इसका 4 मतलब वो ईवीएम प्लान थी, किया गया था। तो आखिर ये कैसे पता चला गया है अचानक से वहां पर? असम की अगर संजीव जी ने जिक्र किया कि बीजेपी क्योंकि उसका पीछा किया जा रहा था, उस गाड़ी का पीछा किया, जनता उसका पीछा कर रही थी, जनता उस गाड़ी का पीछा कर रही थी। जानकारी रखे संजय चक्रवर्ती जी, एक मिनट के चुनाव आयोग ने पकड़ा, ना सुनसान पुलिस ने इलाका पकड़ा, था किसी वो। ने पकड़ा, वो जनता सुनसान ने इलाका था वो, इसी का बयान भी आ चुका था, कोई नहीं था, बाद में रखी गई थी। अभी शांत रहिएगा, जवाब नहीं है आपके पास। मनोज पंडित जी क्या हुआ? अब संजीव जी ने कहा कि एक ईवीएम वहां मिली थी बीजेपी के कार्यकर्ता के गाड़ी में, लेकिन जब सवाल आया कि ईवीएम आखिर 4 वो भी कर क्या रही थी टीएमसी के कार्यकर्ता के घर के बाहर, तो उन्होंने कह दिया प्लांट था। क्या है पल्लवी जी, आप इतनी देर के 1 घंटे के डिबेट में आपने इसका लब्बो लुभाव क्या निकला? लब्बो लुभाव ये कि जहां ये फंसे, ठीक है, तो वो बीजेपी ने प्लान कर दिया, जहां दूसरी बात कही तो वो हमने तो ये तो स्थिति क्या है कि ये बौखलाहट में कोई पता ही नहीं है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। जो चीजें आई बस खाली शोर मचाने का मतलब है, इसके कोई तथ्य नहीं है इनके पास, किसी चीज का तथ्य नहीं है। जब ये तो ठीक है, आज चुनाव में दीदी अपनी जाति भी बता रही है, अपना गोत्र भी बता रही है। क्यों अपनी जाति गोत्र बता रही है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दीदी को अपना जाति और गोत्र बताने की आवश्यकता? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पिछले जो है जब से 34 साल से आप जय श्री राम नारे लेकर के आप लोगों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत आगे पड़ गई? क्यों जो है आप लोग विकास के बारे में बात नहीं करते? आप तो मेरे मित्र, हम तो विकास की बात कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं बात कीजिए, आप पूछिए, पर लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 500 साल पुराना जो विवाद था वो खत्म कर दिया ना। उन 282 गांव से आपका पूरा देश विकास हो गया क्या? आप बताते हैं सोने का बंगाल को बनाएंगे, सोने का बनाएंगे। अरे 282 गांव को तो आप सोने का बना नहीं पाए, बंद कराएंगे दोबारा। आप लोगों ने उसके बारे में चर्चा ही नहीं की, किसी ने बताया तक नहीं। आप लोगों ने कहा था किसान की जो है आय हम दुगनी कर देंगे। पहले तो ये
कितनी है, आज तक यही नहीं पता चल पाया कि किसानों की आय कितनी दुगनी क्या करेंगे आप। आपने बताया था हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी। आपने कहा था हम यहाँ पे बुलेट ट्रेन ले आएंगे, कहाँ है बुलेट ट्रेन। आपने कहा था हम जो है स्विट्जरलैंड से हम बैंक से पैसा ले, कोयला घोटाले पे हम दे करके आएंगे, कहाँ है वो कोयला घोटाले वाले जो है अपराधी, कहाँ है, किसको जेल में डाला है। आप सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते चले आए हैं, और आज तक आप लोग जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर, जय श्री राम और हिंदू मुसलमान के अलावा आपको कुछ आता ही नहीं है, और ये लोग प्रूव कर चुके हैं। देखिए राहुल जी, कमाल की बात यह है कि इस देश में जय श्री राम नहीं बोल सकते, या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती, या टीएमसी नहीं बोल सकती है जय श्री राम। जय श्री राम राम जो है वो इस देश की थाती हैं, उनको थोड़ी सकता है। और जितना हक बीजेपी का है उतना ही हक टीएमसी का है राम पे। वो चाहे राम को कैसे भी अपना लें, बीजेपी कैसे अपना रही है, वो जय श्री राम के नाम से अपना रही है, वो किसी और से अपना लें, लेकिन ये कि चुनाव में राम नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। क्यों इस देश की वाद की बात नहीं कर सकते क्या चुनाव में? फिर चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के धर्म से बात करेंगे, नहीं तो 30% जो बहुत दिन पहले आपके जो चुनाव रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, वो बार बार बोलते रहे कि 30% से स्टार्ट, टीएमसी 30% से स्टार्ट करेगी, वो क्या था? वो भी तो धर्म की बात थी। और जो जब ये लगातार हो रही है, और ये बताइए ना कौन सा ऐसा इलेक्शन इस देश में हुआ है आज तक जहां धर्म की बात ना हुई हो? कोई जब ये देश 1947 में आजाद हुआ था उसके बाद से ही चीजें होती रही हैं। बीजेपी कोई ऐसी थोड़ी है कि अलग से लेके आई ये सारी चीजें, और उससे पहले नहीं होती थी, लगातार होती रही है। देखिए, अगर जो आपको राजनीति को स्वच्छ बनाना है और बीजेपी पे सवाल खड़े करने, तो पहले आपको अपना दामन साफ करना पड़ेगा। तो जब आप देखिए, बीजेपी से पहले भी तो पॉलिटिकल पार्टी रही ना, बहुत साल शासन किया ना बीजेपी, तो जब बनी उसके बाद बीजेपी ने एक नया चीज शुरू की, लेकिन उससे पहले भी धर्म के नाम पे इस देश में राजनीति होती रही है, भ्रष्टाचार भी इस देश में था, सारी चीजें थी। सरकार तोड़ मरोड़ के उससे पहले नहीं बनती थी, उससे पहले भी बनती थी, देश आजाद होने के बाद से ये सारे काम शुरू हो गए थे। तो जो लगातार होता रहा है, अब जैसा आप पेड़ बोएंगे उसके फल भी वैसे ही पाएंगे। तो लगातार जब आपने लोकतंत्र वैसा खड़ा किया करते, तो आदर्श बात करते आज। ठीक है राहुल जी। संजीत जी, जी मेरा ये कहना है, अभी राहुल ये कह रहे थे कि पीछे जो आदर्श स्थापित किए गए थे उसी आदर्श की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। नहीं होनी नहीं चाहिए, मैंने बोला है होनी चाहिए, नहीं मैंने मैंडेटरी नहीं बोला कि ऐसा ही होना चाहिए। जवाब दीजिए जल्दी। मेरा ये कहना है कि चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे राष्ट्रपति भवन, चाहे कोई और हो, सवाल अगर गलत होगा तो सवाल उठाए जाएंगे, और सवाल उठाए जाएंगे इसका मतलब कदापि नहीं कि वह देश के लिए गलत बात हो। देश की शक्ति बढ़ाने के लिए सवाल उठाए जाएंगे, वाले देश के बाहर के नहीं, देश के लोग हैं। चलिए ठीक है, और आपको कोई हक नहीं है कि आप सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, गैर जरूरी सवाल उठाना कोई मतलब नहीं है करने के लिए। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा। मैं फिलहाल लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका न्यूज चैनल आर्या न्यूज।